हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास इग्नू में सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी सेकंड, जिसका सब्जेक्ट कोड है BECE 146। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं फिर से ब्लॉक फर्स्ट के बारे में। और आज से हम शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 क्या है? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब थोड़ा समझते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं और क्या क्या समझने वाले हैं। जहां पे मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में? ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के बारे में। हम सब जानते हैं जो ट्रेड है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। अब जिनको नहीं पता ट्रेड का मतलब क्या होता है समझा देता हूं। ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जब भी हम एक ही प्रोडक्ट को, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स खरीदते और बेचते हैं, हम जनरली ट्रेडिंग बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैंने मार्कर किसी शॉप से लिया 20 रुपए में, लेकिन मैं ऐसा कंज्यूमर नहीं हूं, मैं इसको कहीं दूसरे पे मार्केट में जाके सेल कर दूंगा 25 रुपए में। इसे क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग ही बोलते हैं। तो ऐसे ही हम जो है अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि बहुत सारी ट्रेड्स जो है वो चल रही होती हैं, ठीक है। तो उन ट्रेड को लेके भी कुछ ना कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए ना, ताकि जो ट्रेड है वहाँ पे ट्रेडर्स की मार्केट को भी रेगुलेट किया जा सके और जो ट्रेडर हैं वो कंज्यूमर्स को कहीं किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट ना कर पाए, उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। तो उसी के लिए हम पढ़ने वाले हैं अलग पॉलिसीज़ को। चलो फिर आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था कि उन ट्रेड्स के लिए पॉलिसीज होना बहुत जरूरी है, इन्वेस्टमेंट को लेके पॉलिसीज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि जब हम थोड़ा सा इंडिया के पास्ट में चलते हैं, जब मैं इंडिया के पास्ट की बात कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग स्टेज में जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, गुलाम था इनका, अंग्रेजों का, तो उस टाइम पे, ठीक है, हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे रिसोर्सेज को दबा के एक्सप्लॉइट किया, है ना। यानी कि जो इंडिया सोने की चिड़िया कहा जाता था उसे आराम से लूटा, मस्त तरीके से हमारे रिसोर्सेज को यहाँ से ले गए, ठीक है, या तो बर्बाद कर दिया बहुत बड़े लेवल पे। यानी कि अच्छे काम तो उन्होंने ना के बराबर किए, सारे बुरे काम किए रिसोर्सेज के साथ, क्योंकि वो एक तरह से एक्सप्लॉइट करने के लिए ही आए थे। तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि जैसे ही इंडिया आज़ाद हो गया तो उस टाइम पे इंडिया ने क्या सोचा कि भाई सबसे पहले तो, कि हमारे देश के नेताओं ने, पॉलिटिशियंस ने बात रखी कि अगर हमें ग्रोथ करनी है तो हमें अपनी इकोनॉमी को एक क्लोज्ड इकोनॉमी बना कर रखना होगा। अब बात ये है कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? जहाँ पे हम फॉरेन कंट्रीज के साथ किसी तरह का ट्रेड नहीं करते, क्योंकि उससे होता क्या है कि भाई जो अंग्रेज भी तो यहाँ बिजनेस करने आए थे ना, वो तो बाद में समझ गए कि इंडिया के लोग बेवकूफ़ हैं, उन्होंने हमें गुलाम बना लिया। लेकिन इसलिए जो इंडियन पॉलिटिशियंस हैं उन लोगों ने क्लोज्ड इकोनॉमी बनाई कि पहले हम अपना बेस खुद मजबूत करेंगे और बाद में अगर फ्यूचर में अच्छा हुआ तो हम फॉरेन ट्रेड के लिए रास्ते बनाएंगे, उससे पहले हम फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह नहीं किया करेंगे। फिर आप सबको पता है कि 1991 में एक पॉलिसी आई थी, LPG पॉलिसी, है ना। LPG पॉलिसी में क्या था? जहां पे हम लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं और ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं 1991 की LPG पॉलिसी। और उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड को ईजी कर दिया। यहाँ पे एक तरह से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट चालू कर दिए और अपने दरवाजे खोल लिए कि हम जो है अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी चालू करेंगे। हम फॉरेन गुड्स और सर्विस को बाय भी करेंगे और अपनी गुड्स और अपनी सर्विसेज को फॉरेन इंडस्ट्रीज में बेचेंगे भी। तो ये एक अच्छा टूल था और ये जरूरी भी था, क्योंकि लगातार जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, यानी कि जो फॉरेन करेंसीज हैं वो धीरे धीरे क्या हो रही थी? कम हो रही थी हमारी कंट्री के अंदर, जो रिजर्व्स हैं वो कम होते जा रहे थे। तो इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए ये चीज़ करनी क्या थी? बहुत ज़रूरी थी, वरना हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा खतरा साबित हो जाता है यहाँ पे। तो हमने ये चीज़ मान ली। इसके अलावा अब दिक्कत क्या थी कि चलो ठीक है हम फॉरेन ट्रेड्स करना चालू कर देंगे, हम ट्रेडिंग चालू कर देंगे फॉरेन कंट्रीज के साथ, लेकिन दिक्कत क्या है कि भाई रेगुलेटरी बॉडी भी तो होनी चाहिए, यानी कि हमें कुछ पॉलिसीज तो बनानी होंगी जिनके जरिए इफेक्टिवली और एफिशिएंटली फॉरेन ट्रेड इंडिया कर पाए बाकी कंट्रीज के साथ, इंपोर्ट भी करेगा एक्सपोर्ट भी करेगा, ठीक है। और इससे अब बेनिफिट क्या होगा कि कहीं ना कहीं हमें ये भी पता लगेगा कि हम वर्ल्ड लेवल पे हमारी इकोनॉमी जो है वो कहाँ पे लाई करती है। तो इस चीज़ के लिए भी चीज़
क्या थी, जरूरी थी। अब बात आती है कि भैया पॉलिसीज क्यों। आज भी आप देखोगे तो हमारा जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है भाई कंट्रीज के ऊपर, यानी कि अगर हम कोई भी फॉरेन गुड्स और कोई भी फॉरेन सर्विसेज को इंपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहा मैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं यानी कि अपने देश में लेकर आना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन फॉरेन की गाड़ी चलाना चाहता है, फॉरेन कंट्री की गाड़ी चलाना चाहता है, या फिर मोबाइल फोन्स वगैरह टेक्नोलॉजी यूज करना चाहता है, तो उसे बहुत ज़्यादा कस्टम्स ड्यूटी, ठीक है, बहुत ज़्यादा टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। लेकिन अब बात ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हम जो है अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को क्या करें, बढ़ावा दें, उनको प्रेफर करें, यानी कि स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करें, अपने देश का प्रोडक्ट यूज करें, अपने देश के गुड्स यूज करें, अपने देश की सर्विसेज यूज करें। क्योंकि इससे होगा क्या, जब हमारी कंपनी, हमारी कंट्री की कंपनीज अगर एक्सपेंड करेंगी, बिजनेसेस एक्सपेंड करेंगे, तो हमारी इकोनॉमी और तेजी से ग्रोथ करेगी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। लेकिन अगर हम फॉरेन गुड्स और फॉरेन सर्विसेज पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे तो हमारी डिपेंडेंसी भी बढ़ रही है। दूसरी दिक्कत क्या हो रही है कि कहीं ना कहीं वहाँ का रोजगार डेवलप हो रहा है, वहाँ की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, हमारी इकोनॉमी तो ग्रोथ ही नहीं करेगी। तो इस चीज़ को लेके जो है ना, जो आज जो वर्ड बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो वो इसी के लिए था कि भाई हमें जो है खुद के ऊपर क्या रहना है, रिलाई करना है, किसी दूसरी कंट्री, दूसरी इकोनॉमी के ऊपर रिलाई नहीं करना है। तो ये चीज़ जो है ना वो क्या थी, काफ़ी ज़रूरी थी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो फॉरेन ट्रेड्स हैं, फिर जो ट्रेड्स हैं वो क्यों ओपन किए गए। अब उसे कुछ बेनिफिट भी होते हैं, ये तो मैंने बात की कि चलो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज लगाई, आज भी हमारे देश में टैरिफ जो है बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। आजकल आप देखोगे यूएस से भी जो है बदले में टैरिफ लगा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा एक्सपोर्ट करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं अपने गुड्स को, अपनी सर्विसेज को, या फिर हम अपने फार्मा सेक्टर से दवाइयाँ वगैरह इंडिया में बहुत चीप रेट में मिलती है, तो हम इसे भी एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्रीज के अंदर, तो वहाँ पे भी टैरिफ लग रहा है। तो धीरे धीरे जो है ना डिमांड जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। क्योंकि जब भी टैरिफ लगाती है कोई भी एक कंट्री, तो दूसरी कंट्री, जिस कंट्री ने टैरिफ लगाया, जैसे मान लेते हैं इंडिया ने फोन गुड्स के ऊपर टैरिफ लगा रखा है, तो हम लोग जो है ना वहाँ के गुड्स की डिमांड कम कर लेते हैं, क्योंकि टैरिफ की वजह से उन गुड्स का, उन सर्विसेज का प्राइस बढ़ जाता है। और जब प्राइस बढ़ेगा तो सब जानते हैं लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं क्या होता है, काम होता है। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में और अच्छे से अब समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इस कंप्लीट चैप्टर के अलग अलग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कौन कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। तो ये 5 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं अलग अलग। पहला क्या आता है, एक्सप्लेन द 2 अप्रोचेस ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो हमें समझना पड़ेगा कि एक तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ क्या होती है इन इंटरनेशनल ट्रेड। जैसे मैंने बात की कि हम जब फॉरेन बिजनेसेस को के लिए मार्केट ओपन करते हैं, अपनी ओपन इकोनॉमी बनाते हैं, तो ऐसे केस में होता क्या है कि कहीं ना कहीं हम जो है वो एक तरह से बोल रहे हैं कि भाई फॉरेन कंट्रीज भी हमारी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट कर सकती है, जिससे क्या होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा फायदा क्या होता है, कैपिटल आती है, फॉरेन कंट्री से कैपिटल आ रही है, वो हमारी इंडस्ट्री में आके हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बिजनेस खड़ा करेंगे, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, हमारी इकोनॉमी क्या होगी और ज़्यादा बूस्ट करेगी। और बेनिफिट क्या हो सकता है भाई, नई टेक्नोलॉजी आएगी, जब फॉरेन कंट्री के लोग क्या पता कुछ बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, कुछ अच्छे रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, जिसका बेनिफिट हमारी कंट्री के लोगों को मिलेगा। तो ये सब मल्टीपल बेनिफिट जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं जब भी हम अपनी इकोनॉमी को एक ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है, डिस्कस द 2 कंसेप्ट। एक तो कन्वर्टिबिलिटी क्या होगा, दूसरा डेफिसिट ऑफ अकाउंट्स क्या होगा, हमें समझना पड़ेगा, ठीक है, जिनको हम डिस्कस करेंगे भी। तीसरा क्या आएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसकी मैं भी बात कर रहा था, और एफआईआई। एफआईआई क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि फॉरेन के वो लोग जो इंडिया में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंडिया के स्टॉक्स में, इंडिया की इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंडिया के बॉन्ड्स को खरीदते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसके बाद 4th पॉइंट क्या आता है, आउटलाइन द एफडीआई पॉलिसी, यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसकी पॉलिसीज किस तरीके से काम करती हैं, हमें ये समझना पड़ेगा। परस्यूड बाय इंडिया ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड्स, अलग अलग टाइम पीरियड्स के अंदर। 5th क्या आता है, इलस्ट्रेट द इंपोर्टेंस ऑफ, अच्छा यहाँ पे आएगा बायलैटरलिज्म, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमें बायलैटरलिज्म समझना होगा, दूसरा मल्टीलैटरलिज्म समझना होगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेंड इन रीजनलिज्म प्रैक्टिस्ड बाय कंट्रीज टू प्रमोट देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड इंटरेस्ट। यानी कि हमें मल्टीलैटरलिज्म और बायलैटरलिज्म समझना होगा जब हम रिलीजन को समझेंगे, यानी कि अलग अलग रिलीजन को लेके, ठीक है, जिसके मैंने बात की ना रिलीजलिज्म, ठीक है। तो अब इसको समझते हुए हमें जो है अलग अलग कंट्रीज में जो
भी चीज़ें हमें प्रमोट करनी है, किस तरह की गुड्स प्रमोट करने हैं, किस तरह की सर्विस प्रमोट करनी है, वो सब हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 5 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं अलग अलग इस कंप्लीट सब्जेक्ट के अंदर, जो हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। अब समझते हैं इंट्रोडक्शन को। अब इंट्रोडक्शन में क्या आता है, पॉलिसी ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स आर बोथ क्रूशियल इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। जब मैं डेवलपमेंट प्रोसेस की बात कर रहा हूँ तो जो फॉरेन ट्रेड है, ठीक है, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इनकी पॉलिसीज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करती है। ऑन इम्पोर्ट साइड, अगर मैं इम्पोर्ट साइड की बात करूँ तो फॉरेन ट्रेड इज हेल्पफुल इन गेटिंग टेक्नोलॉजी। जो फॉरेन ट्रेड है वो हेल्पफुल रहेगी टेक्नोलॉजी को समझने में, गेटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, मैनेजरियल एक्सपर्टीज एंड इंटरमीडिएट्स एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। इस बात का मतलब क्या है कि जब भी हम फॉरेन कंट्री के लिए भाई अपने दरवाजे खोलते हैं, उन्हें मौका देते हैं इन्वेस्टमेंट करने का, तुम सब जानते हैं, हमने डिस्कस किया, नई टेक्नोलॉजी आएगी, कैपिटल आएगा, इन सब के बेनिफिट के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जब भी कोई बिजनेस भी अपने आप को ग्रो करने के लिए जब पार्टनर्स मंगवाते हैं, तो क्यों मंगवाते हैं पार्टनर्स? क्योंकि उन्हें क्या चाहिए होता है कि पार्टनर तो कोई पर्टिकुलर स्किल लेके आए जिससे डेवलपमेंट इजीली हो, या फिर एक चीज का बेनिफिट कर सकते हैं क्या, कि वो कैपिटल लेके आए, भाई कैपिटल लेके आएंगे तो ही बेनिफिट होगा। तो इस चीज के लिए चीज यहाँ पे क्या होती है की जाती हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं। टू सस्टेन सच इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स टू नीड टू एक्सपेंड टू हेल्प फाइनेंस द इंपोर्ट नीडेड फॉर हाई ग्रोथ पाथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमी। 1 मिनट वेट करना। चलो फिर हम आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था कि टू सस्टेन सच इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट टू नीड टू एक्सपेंड द हेल्प ऑफ फाइनेंस ऑफ द इंपोर्ट्स नीडेड फॉर हाई ग्रोथ पाथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है कि अगर हम ओपन इकोनॉमी का पार्ट बन रहे हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट पे ही फोकस नहीं करना, मतलब सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट पे ही फोकस नहीं करना, एक्सपोर्ट पे ही फोकस करना है। मतलब ये नहीं कि हमारी कंट्री सिर्फ और सिर्फ फोन कंट्री पे डिपेंडेंट हो गई, हम वहाँ के गुड्स, वहाँ की सर्विसेज यूज कर रहे हैं, हमें अपने प्रोडक्ट वहाँ पे सेल भी करने हैं ताकि हम फॉरेन करेंसी अपने पास लेके आए। इसी को बोलते हैं एक बैलेंस्ड ट्रेड, कि हम जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट भी उसके आसपास हो, ज्यादा दिक्कतें ना हो उसके अंदर। क्योंकि देखो होता क्या है कि जब भी हम किसी कंट्री के गुड्स को क्या कर रहे हैं, अपनी कंट्री में लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो हमने इंपोर्ट तो कर लिया, लेकिन इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है, हमारे पास क्या होना चाहिए, उनके जैसी करेंसी भी तो होनी चाहिए, यानी कि डॉलर्स वगैरह क्या होनी चाहिए, मौजूद होने चाहिए। तो इसलिए हम क्या सोचते हैं कि जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं उतना हमारा एक्सपोर्ट भी रहे, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन रहे। हम जो जितना पैसा वहां पे भेज रहे हैं, ठीक है, उतना ही पैसा हमारे पास हमारी कंट्री में क्या होना चाहिए, इनफ्लो भी होना चाहिए। यानी कि इनफ्लो और आउटफ्लो अगर मान लेते हैं ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हम नेट एक्सपोर्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे, पर इतना भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि सिर्फ इंपोर्ट ही इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट बिल्कुल भी कर ही नहीं रहे हैं। तो इसी को बात को यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमी। तो एल्स अ ट्रेड इंबैलेंस वुड इंड्यूस डिसरप्शन इन द सप्लाई ऑफ इंपोर्ट्स। तो यहीं पे देखो कि अगर हम सिर्फ ट्रेड, अगर हम गलती से भी ट्रेड इंबैलेंस का पार्ट बनते हैं तो वुड इंड्यूस डिसरप्शन, तो इकोनॉमी क्या आएगा, डिसरप्शन आएगा, ठीक है, इन द सप्लाई ऑफ इंपोर्ट्स। तो सप्लाई ऑफ इंपोर्ट्स में कोजिंग एडवर्स रिपरकशंस फॉर द होल इकोनॉमी, तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, ठीक है। हेंस द फॉरमोस्ट कंसर्न इन ट्रेड पॉलिसी इज टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स, यानी कि हमें जो है वो एक्सपोर्ट भी प्रमोट करने होंगे, एक्सपोर्ट्स भी करने होंगे, इन ऑर्डर दैट देयर इज नो डिफिकल्टी इन फाइनेंसिंग द इंपोर्ट्स, ताकि इंपोर्ट को फाइनेंस करने में दिक्कत ना आए। क्योंकि हम एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या आएगा, पैसा आएगा, कहाँ से, फॉरेन करेंसी की फॉर्म में, कहाँ से, फॉरेन कंट्री से, वही पैसा यूज करेंगे इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड ग्रोथ होती है एक इकोनॉमी की। इसके बाद क्या आता है, देयर आर मेनी मीन्स लाइक इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन, ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग एंड पॉलिसी इनिशिएटिव व्हिच हेल्प्स अटेन द डिजायर्ड लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन ट्रेड। यानी कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इनोवेशंस होते रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग होती रहती है, पॉलिसी इनिशिएटिव जो है वो होते रहते हैं, व्हिच हेल्प्स इन अटेन डिजायर्ड लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव, ताकि हम जो है वो लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव जो है ना वो यहाँ पे क्या कर सकें, अपना अचीव कर सकें फॉरेन ट्रेड को लेके। तो ये इन सब के बेनिफिट क्या है, बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या आता है, पॉलिसी हैज अ प्राइमरी बिकॉज इफ पॉलिसी इनिशिएटिव आर नॉट प्रॉपरली ट्यून्ड, यानी कि जो पॉलिसी है वो क्या है हमारा प्राइमरी है, बिकॉज पॉलिसी इनिशिएटिव आर नॉट प्रॉपरली ट्यून्ड इन इट ट्रांसमिट इन अप्रोप्रिएट सेट ऑफ सिग्नल्स टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। यानी कि जो पॉलिसीज हैं वो यहाँ पे दोनों तरीके की होनी चाहिए, यानी कि जो हमारे डोमेस्टिक लोग हैं, हमारे डोमेस्टिक
डोमेस्टिक बिजनेसेस हैं उनको भी हार्म ना हो, ठीक है, ट्रेड पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए, और जो फॉरेन ट्रेड है वो भी इजी हो पाए। ये ना हो कि भाई टैरिफ इतना लगा दिया कि भाई फॉरेन बिजनेसेस के लिए बहुत मुश्किल हो गया ट्रेड करना, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि लिबरलाइजेशन जब लाया गया था ना, तो वो लाया इसलिए गया था कि जो फालतू की जो ट्रेड पॉलिसीज थी, जो कहीं ना कहीं ट्रेड के अंदर एक तरह से बाधा बन रही थी कि ट्रेड नहीं हो पा रहा था, उन सबसे बचने के लिए ही हम इन पॉलिसीज को बनाते हैं। तो ये पॉलिसीज कब अच्छे तरीके से काम करेंगी, जब हम उन पॉलिसीज को ईजी रखेंगे, और यही नहीं डोमेस्टिक से लेके इंटरनेशनल मार्केट के लिए ईजी रहेगा ट्रेड करना, तब जाके उसका क्या है बेनिफिट है। तो दिस इक्वली अप्लाइज टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और यही नहीं, वो सिर्फ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स पे अप्लाई नहीं होते, ये सारी पॉलिसीज जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी अप्लाई होती है, यानी कि एफडीआई के लिए भी अप्लाई होगी, एज ऑल्सो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी कि एफपीआई के लिए भी होगी, और एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। तो ये सब चीजें जो है ना कहीं यहाँ पे डिटरमाइन की जाएंगी, ताकि ट्रेडिंग क्या हो, इजी हो, ट्रेड करना पॉसिबल हो, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज के लिए भी और डोमेस्टिक कंट्री के लिए भी, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है बहुत जरूरी है। और जहां पे हम बात करें एफआईआई की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की, तो ये तो भाई ऐसे लोग हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो हमारी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं एफआईआई। और आजकल आप देख रहे होंगे कि लगातार जो एफआईआई है, जो खासकर अभी स्टॉक मार्केट में एक्टिव है, तो उन्हें पता होगा कि जो एफआईआई अपना पैसा लगातार निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी मार्केट जो है ना वो ग्रो नहीं कर पा रही है, या फिर उनकी ग्रोथ जो है वो स्टैग्नेंट हो चुकी है, रुक चुकी है, ठीक है। और जब एफआईआई पैसा डालना शुरू कर देंगे तो हो सकता है हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाए। और बात भी है भैया मार्केट गिर क्यों नहीं रही, क्योंकि लोग तो पैसा निकाल रहे हैं, पर भाई डीआईआई यानी कि जो हमारी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी तो अपना पैसा लगा रहे हैं हमेशा। अब जो लोग थोड़े से अवेयर हो गए हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, इक्विटीज के बारे में, बॉन्ड्स के बारे में, तो वो एसआईपीज के जरिए अपने पैसे का इन्फ्लो वहाँ पे कर रहे हैं, और वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता है कहाँ पे, स्टॉक मार्केट के अंदर, इक्विटी मार्केट के अंदर। तो ये सारे पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिल गए। उम्मीद है आपको यहाँ तक के सारे टॉपिक क्लियर हो गई हैं। अब मैं मिलूंगा अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना इसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो, ठीक है, सेम सब्जेक्ट का। और बाकी अभी तो हमें इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, जो अलग अलग हमारे पास क्या है, अलग अलग जो हमारे पास पॉलिसीज हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिसीज को समझेंगे अलग अलग तरह की आने वाली वीडियोस के अंदर। ही तो सिर्फ मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है कि ट्रेड को ईजी बनाने के लिए कैसे ट्रेड पॉलिसीज या फिर इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज लाई गई थी, ठीक है। और जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए, ठीक है, 9667836336 हमें व्हाट्सएप के नोट्स भी ले सकते हैं, जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।